नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जोहरी 5 माह बाद रिटायर होंगे, लेकिन उनके विकल्प की तलाश और चर्चा अभी से शुरू हो गई है। दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में सरकार ये कार्यक्रम करने वाली है और 3 नामों का पैनल बनाकर संघ लोकसेवा आयोग को भेजेगी। इसके लिए सरकार भी सक्रिय हो गई है और दावेदार भी। पिछली बार जिस तरह डीजीपी के सेवा काल में वृद्धि की गई, उससे वे दावेदार भी अभी से गणित बिठाने में लग गए हैं, जिनका अगले साल ही रिटायरमेंट है। वे भी चाहते हैं कि जोहरी की तरह उनकी भी लॉटरी खुल जाए। हालांकि डीजीपी का चयन 1987 और 1988 बैच के अफसरों में से करना होगा, जिनमें 87 बैच के सुधीर कुमार सक्सेना, पवन जैन, राजेंद्र कुमार मिश्रा और 88 बैच के अरविंद कुमार दौड़ में शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 3 लोगों की पैनल में सक्सेना, जैन और कुमार का नाम जा सकता है। सक्सेना प्रबल दावेदार है क्योंकि मिश्रा का कार्यकाल महज 6 माह और जैन का 16 माह का कार्यकाल बचेगा। उन्हें डीजीपी बनाने पर सेवा वृद्धि करना पड़ सकती है। तो इसी खबर पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। ब्रजेश जी, कैसे क्या देखा जाए, क्योंकि पिछली बार जब डीजीपी की नियुक्ति हुई थी कांग्रेस शासनकाल में भारी हमने देखा था, विवाद हुआ था, नए तरीके के आदेश जारी किए गए थे राजेंद्र कुमार के लिए। हालांकि बाद में फिर विवेक जोहरी को डीजीपी बनाया गया। अब उनका कार्यकाल पूरा होना है और जिन अफसरों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर वो रेस में क्यों शामिल है? देखिए मनोज जी, जिस तरह से पिछली बार का डीजीपी का कार्यकाल रहा है, विवेक जोहरी जी की जो नियुक्ति हुई, कमलनाथ ने जाते जाते उनकी सेवा वृद्धि कर दी थी, क्योंकि डीजीपी की जो नियुक्ति है वो 2 साल के लिए होना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और कम से कम उनका कार्यकाल जिनकी आप नियुक्ति कर रहे हैं 6 माह बचा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 माह जिनका कार्यकाल बचा है या 1-2 माह बाद जो रिटायर होने वाले हैं उनको आप डीजीपी बना दो। तो उसी आधार पर कमलनाथ जी जाते जाते उनकी सेवा वृद्धि कर गए थे। तो लगभग उनको 15 माह अतिरिक्त मिले सेवा वृद्धि हो जाने के कारण। तो बाकी जो दावेदार थे वो उनका मतलब दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि उनके बाद यदि वो 84 बैच के थे डीजीपी विवेक जोहरी हैं, और उनके बाद 85 बैच में पुरुषोत्तम कुमार शर्मा का नाम आता है जो सस्पेंड चल रहे हैं। उनके पास भी लंबा समय है, अभी 2-3 साल की उनकी सेवा बची हुई है, लेकिन वो दौड़ से बाहर हैं। अब बचे हैं आपके पास 87 बैच के। 87 बैच में 5 अधिकारी हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रबल दावेदार सुधीर सक्सेना इसलिए माने जा रहे हैं कि उनके पास कम से कम 2.5 साल का समय बचेगा यदि मार्च में वो रिटायर होते। पवन जैन के पास, जो कि होमगार्ड डीजी हैं, उनके पास 16 माह का समय बचेगा। उसी बैच की है अरुणा मोहन राव, जो मार्च में ही रिटायर हो जाएंगी। विजय यादव पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और शैलेश सिंह हैं, इनके पास भी पर्याप्त समय है, सक्सेना जी से भी ज़्यादा समय है, लेकिन वो दौड़ में मुझे लगता है कि शामिल ही नहीं है। और सरकार उनकी जो कार्यशैली जी को लेकर वो अगर बीजेपी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो उनका लूप लाइन में निकला है। और दूसरे दावेदार हैं जो राजेंद्र मिश्रा जी हैं। राजेंद्र मिश्रा जी के पास भी कम समय बचा है, 7 माह के लगभग समय बचा है। तो इसलिए यदि पवन जैन को या राजेंद्र मिश्रा को यदि डीजीपी के नाम दौड़ में शामिल किया जाता है या उनके नाम पर मोहर लगती है, तो उनके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। पवन जैन के कार्यकाल में भले ही वृद्धि ना करें, लेकिन जिस तरह से पहले हमने देखा है कि डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल दिया गया है, तो इससे उन लोगों को उम्मीद जाग गई है जिनको 6 माह बचा है और वो चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाए, तो उनकी सेवा वृद्धि हो जाएगी और उनको 2 साल का कार्यकाल मिल जाएगा और काम करना पड़ेगा। शायद सरकार भी फोकस करेगी अफसर को डीजीपी बनाया जिसका साफ सुथरी छवि हो, निर्विवाद हो, किसी विवाद में ना हो। यही वजह है कि सुधीर सक्सेना का नाम दौड़ में ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी दिल्ली में जॉइंट डायरेक्टर हैं CISF में, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए प्रबल दावेदार माने जाए। यदि 87 बैच से किसी का नहीं होता है तो 88 बैच की सीनियरिटी देखी जाएगी। उनमें सबसे पहला नाम आता है अरविंद कुमार का। तो अरविंद कुमार भी दौड़ में शामिल हैं। यदि वो उन परिस्थितियों में जब सुधीर सक्सेना कहें कि उनको नहीं आना, मध्य प्रदेश लौट कर नहीं आना चाहते, वो प्रतिनियुक्ति पे है 2018 से, तो उन परिस्थितियों में लॉटरी अरविंद कुमार की खुल सकती है। पहले भी जब डीजीपी विवेक जोहरी थे तब उन्होंने भी इनकार किया था, लेकिन बाद में उनकी लॉटरी लग गई थी।
देखिए मनोज जी, क्या होता है कि डीजीपी कौन नहीं बनना चाहता। यदि वो जॉइंट डायरेक्टर हैं दिल्ली में, तो एक समय बाद प्रदेश का मुखिया बनने की हर आईपीएस की तमन्ना रहती है। जो मध्य प्रदेश कैडर का होगा वो चाहेगा कि मध्य प्रदेश का मुखिया एक बार बन के ही रिटायर हो, चाहे वो दूसरे कैडर के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ को, हर अधिकारी की तमन्ना होती है। तो इसलिए जो कार्यकाल बचा था जौहरी साहब का, हम देख रहे थे कि ऐसी खबरें आई कि वो नहीं आना चाहते, लेकिन वो एन समय पे जब पैनल में नाम गया उनका, तो निश्चित तौर पर वो आ गए, वहाँ से रिलीव कर दिया गया और उनको बाकायदा सेवा वृद्धि भी हो गई, तो ये फ़ायदा हुआ। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो आईपीएस है और दौड़ में है, कम से कम वो तो चाहेगा, कोशिश करेगा कि उसको डीजीपी के पद पे वो मिल जाए, तो निश्चित तौर पर वो आगे की सेवा वहाँ करना चाहेगा। और वो पुलिस महकमे में जो उसने सपना देखा होगा कि बेहतर से बेहतर क्या कर सकता हूँ, तो वो जो इंचार्ज बनता है तो खुला होता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते थे। ऐसी कोई वो नहीं रहती है कि हाँ आप डीजीपी बनने के बाद कुछ ना कर पाएँ। सरकार से आप चाहें तो सरकार से सीधे सीएम से आपकी बात होती है, पॉलिसी वैसी ला सकते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। और हमने देखा भी है पहले डीजीपी ने कई योजनाओं, कुछ डीजीपी ने बंद किया, कुछ ने शुरू किया और तरीके से काम किया। तो इस कारण अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्ताव जाएगा, 3 लोगों की पैनल जाएगा। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर अधिकारी जो 87-88 बैच का है, कि उनका दौड़ में नाम चला जाए और हो सकता है मोहर सरकार लगा दे तो सरकार के करीब जाने की कोशिश हो रही है और दिल्ली तक दौड़ लग रही है। दिख रहा है ना कि अब 2023 का जो चुनाव होगा तो वही नए डीजीपी जो भी रहेंगे वो कराएंगे। फिर नगर निगम के चुनाव है, नगरीय निकाय अगर चुनाव होते हैं अगले साल की बात है, या पंचायत चुनाव की बातें हो रही हैं, तो इसीलिए शायद अधिकारी, मुख्यमंत्री या सरकार सोचती है कि ऐसा अफसर बैठे जो सुलझा हुआ और जिससे उसकी ट्यूनिंग अच्छी हो, ताकि कोई विवाद ना हो। क्योंकि हमने पिछली कमलनाथ सरकार में देखे थे विवाद। बिल्कुल पिछली कमलनाथ सरकार में देखिए आपके किस तरह से कार्यकारी डीजीपी भी हमने देखा है कि डीजीपी नहीं आए तो उनको बना दिया गया, जबकि ऐसा सीबीआई के चीफ बन गए, सीबीआई के चीफ बन गए। तो तमाम तरह के जो विवाद हुए थे, मुझे लगता है सरकार इस तरह के विवाद अब नहीं होने देना चाहेगी, या ऐसी बाहर मार्केट में ये बात ना जाए या अधिकारियों में ये ना जाए कि सरकार पक्षपात करती है किसी को। तो उस तरह से इस कारण पहले ही वो 3 लोगों की पैनल भेजने की कोशिश कर रही है और इसलिए गृह मंत्रालय ने मांगे भी हैं 3 लोगों की पैनल, उसकी कवायद शुरू हो गई। इसी वजह से जैसे ही नाम मांगे गए हैं तो ये बात उठने लगी कि किस तरह से अब बदलाव होने वाला है, तो कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, इसलिए दावेदार भी सक्रिय हो गए। हालांकि अभी समय है, 5 माह है, लेकिन उससे पहले ही तय हो जाना है, कम से कम 2 माह पहले तो तय हो जाना है। और पैनल की जो जाएगा वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जा सकता है या जनवरी के प्रथम सप्ताह में, निश्चित तौर पर। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राज्य सरकार वन समितियों को एक बार फिर पावरफुल करने जा रही है। इसके लिए उन्हें तेंदुपत्ता की नीलामी का अधिकार देने की तैयारी चल रही है। राज्य लघु वनोपज संघ इसका प्रस्ताव बना रहा है। अगले साल से वन समितियां ही नीलामी कर सकेंगी। अभी तक तेंदुपत्ता की नीलामी सरकार करती है। इस बदलाव के पीछे सरकार की नज़र करीब 900 समितियों और 32 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों पर है, ताकि उन्हें लाभान्वित कर अगले विधानसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके। तेंदुपत्ता से राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को लगभग 1000 करोड़ का लाभ होता है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा बोनस के तौर पर संग्राहकों को दिया जाता है। तो इसी खबर को हम समझेंगे हमारे साथी मनोज से। मनोज जी, क्या बदलाव हो रहे हैं? पहले जब सरकार के मार्फत संघ खरीदता था ये, और अब फिर समितियों को देने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये भी पाइपलाइन में है और कोशिश ये की जा रही है कि अगले साल तक इसको मूर्त रूप दे दिया जाए और समितियां इसकी खरीदी कर सकें। देखिए, वन समितियां निश्चित तौर पर जब सरकार बनाएगी तो वो अपने हिसाब से उसमें नियुक्तियां करेंगी। और हम देख रहे हैं कि 32 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं मध्य प्रदेश में, और सालाना हमने देखते हैं 16 लाख मानक बोरा इसका उत्पादन होता है, संग्रहण होता है तेंदुपत्ता का, और लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हो, क्योंकि बीड़ी इससे बनाई जाती है तेंदुपत्ता की। मध्य प्रदेश में इसकी नीलामी होती है और देश के बाहर जो बीड़ी पत्ता की उत्पादक कंपनियां हैं वो इस तेंदुपत्ते को खरीदती हैं नीलामी के माध्यम से, या सरकार उनके लिए जो मानक बोरा तय कर देती है कि एक बोरे में आपको इतना मिलेगा, और उस पर फिर सरकार बोनस देती है। तो 32 लाख लोग अगर इससे जुड़े हैं तो उसके मान लीजिए अगर आप सरकार की नज़र एक मोटे मोटे पूरे वोट बैंक पर है कि अगर ये सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, सरकारी जो वन समितियां उसके माध्यम से, तो अभी तक जो है लघु वनोपज संघ इसकी नीलामी करता था, और जब वन समितियां इसकी नीलामी करेंगी तो उसका जो पैसा आएगा उससे जो जुड़े लोग हैं, जो लोग इसके लिए तेंदुपत्ता इकट्ठा करेंगे, वो बोनस भी उन्हीं के हिस्से में बटेगा। तो 16 लाख बोरे आप मान के चलिए तेंदुपत्ता का उत्पादन लगभग होता है, महुआ का उत्पादन होता है, और लघु वनोपज सहकारी संघ अभी तक नीलामी करता है। जब इस रेस से बाहर हो जाएगा तो जो नई समितियाँ हैं
वो मजबूत बनेगी और इसका नेटवर्क निश्चित तौर पर जब होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। लेकिन मनोज जी, हमने देखा है कि इसमें कुछ तकनीकी खामियां भी रहती हैं, या एक समस्या ये रहती है कि जो ठेकेदार रहते हैं तेंदुपत्ता खरीदने वाले जी, वो कुछ समितियों का यदि खरीदारी नहीं करेंगे तो वो एक समस्या खड़ी होगी, उसका निदान कैसे किया जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि मोनोपाली के जो आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी तेंदुपत्ता होता है, बल्कि उसके अब कई बार ये स्थिति हो जाती है कि डिमांड और सप्लाई में अंतर हो जाता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई उतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कि सिगरेट के दाम जिस प्रकार से महंगे होते जा रहे हैं, उसके कारण जो बीड़ी का प्रचलन और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहले हम देखते थे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी का प्रचलन था, अब शहरी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है या और भी उपयोग में इसका हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति आती नहीं है कि इनसे खरीदी ना हो। और दूसरी एक बात है कि जो समितियाँ जो नीलामी करेंगी वो जब खरीदी कर लेंगी तो जो लोग संग्रहण करते हैं तेंदुपत्ता का उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए सरकार हर साल एक फिक्स कर देती है। जैसे हम देखते हैं कि एमएसपी फिक्स करती है सरकार, गेहूं चावल उड़द या बाकी चीज़ों पर, ऐसे इसकी एक फिक्स हो जाती है एमएसपी की, इतने में सरकार इनसे खरीदेगी और इतना इसमें बोनस मिलेगा। तो उतना तो उनसे सरकार खरीदी करती ही है, वनोपज संघी समितियों के माध्यम से हो, या जो सरकार नई अभी लघुपज वनोपज सहकारी संघ कर रहा है वो करे, या लघु वनोपज दूसरी जो समितियां बनने वाली वो करें। तो जो लोग संग्राहक हैं उनको कोई इससे अंतर नहीं पड़ना, लेकिन उनका फायदा ये होगा कि अभी तकरीबन 900 समितियां काम कर रही हैं और जब उनको मुनाफा होगा उन समितियों को, क्योंकि लघु वनोपज संघ तो एक निश्चित मात्रा में केवल बोनस देता है जो सरकार तय कर देती है कि आप प्रति बोरा आपने कह दिया कि 50 रुपये बोनस देंगे, 100 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा का जो पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाता है या लघु वनोपज संघ के उसमें जाता है जो अन्य कामों में वो खर्चा करते हैं। लेकिन जब पीछे दूसरे लाभ देख रही है सरकार या सिर्फ वोट बैंक साधने की कोशिश भर है? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं चाहे वो गेहूं चावल अनाज वितरण की बात कर लीजिए या गरीबों को मकान की बात कर लें या गैस चूल्हे की बात कर लें कनेक्शन की, तो कहीं ना कहीं जनता के उद्धार के साथ ये कि रहता है कि एक फिक्स वोट बैंक में उसको कन्वर्ट कर दिया जा सके। तो इसमें भी आप देखिए कि यही सरकार की मंशा है कि ऐसे ये जो पूरी समितियाँ हैं उनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों तक एक तो उनको फायदा होगा, इन समितियों में अपने लोग सेट कर देंगे जो कि उनके कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से जुड़े लोग होंगे तो उनको एक काम मिल जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो लोग उनसे जुड़ेंगे काम के लिए तो निश्चित तौर पर जब वो तेंदुपत्ता खरीदेंगे और बाद में जब वो वोट के लिए जाएंगे उनके पास तो उस आदमी को ये पता होगा कि ये हमारे काम का आदमी है, ये हमसे संग्रहण में काम में मदद करता है, खरीदी में मदद करता है और इनके माध्यम से हमको कई सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा है वो सरकार को वोट बैंक के रूप में निश्चित तौर पर मिलेगा और सरकार पे कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ रहा है निश्चित तौर पर। मतलब ना हींग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। तो होमगार्ड डीजी के पद से रिटायर हुए महान भारत सागर मुश्किल में हैं। उन्होंने पद पर रहते हुए अधिकार से बाहर जाकर निर्णय लिया जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। मामला अब लोकायुक्त में है। उनके रिटायर होते ही लोकायुक्त ने डीजीपी विवेक जौहरी और वर्तमान होमगार्ड डीजी पवन जैन को नोटिस जारी कर तलब कर लिया। उनसे सवाल जवाब के बाद सरकार से भी सवाल जवाब किया गया है। माना जा रहा है कि 13,000 टोपियों के चक्कर में पूर्व डीजी पर कार्रवाई हो सकती है, उनसे वसूली होगी या फिर जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने होमगार्ड सैनिकों की टोपी का रंग खाकी से बदलकर नीला कर दिया था जिससे 13,000 टोपियों का उपयोग नहीं हो सका। तो टोपी का अपने एक महिमा है राजनीति में भी और सरकार में भी, और हम देख रहे हैं प्रशासन में भी टोपी की इस महिमा को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। वैसे संख्या देखें ब्रजेश हम की कोई ज़्यादा नहीं कि 13,000 टोपियाँ हैं, लेकिन हम सरकारी कामकाज में देखते हैं कि अगर जब हम बैंकों की या जो लेखा खाते देखते हैं कि पैसे भी उसमें ऐसे लिखे जाते हैं कि मान लीजिए 2,03,534 रुपये 21 पैसे, 2 पैसा, 5 पैसा ऐसे। तो इस मामले में भी संकट बड़ा है। निश्चित तौर पर मनोज जी संकट बड़ा है और बड़े व्यक्ति पर है। कम से कम जो इतने बड़े ओहदे पर जो अधिकारी पहुंच जाता है बिल्कुल उससे हम सारे उम्मीद करते हैं कि वो नियम कायदे से पूरे काम करेंगे, उसके विपरीत जाकर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखा है कि 13,000 टोपियों का मामला नहीं है। वो 13,000 टोपियाँ भले ही डीजीपी से वसूली हो जाए, उसकी जो अतिरिक्त खर्च हुआ हो, लेकिन आप ये देखिए कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो काम हुआ है, तो इस तरह से यदि आपने एक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है तो आपकी पूरे कार्यकाल पर सवाल या निशान लग जाते हैं, तो आप पे एक शंका की दृष्टि आ जाती है। तो निश्चित तौर पे फिर आपके जो चाहने वाले हैं
जिनको हम चाहने वाला कह रहे हैं मनोज, बिल्कुल। तो वो डिमांड करने लगते हैं कि उनके कार्यकाल की और भी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। हाँ, जब एक शुरुआत होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर हर फैसले में लगता है कि इसमें भी गड़बड़ होगी, बिल्कुल। भले वो सही भी हो। भले ही सही हुई हो, गड़बड़ियाँ एक होती हैं कि आपने जानबूझकर नहीं की हो, अनजाने में हो गई हो, आपका मन क्या था, आपका कोई हित नहीं था उसमें और आपके नेक इरादे थे। तो ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए तो सरकार भी चाहती है और उनको संरक्षण भी देती है अधिकारियों को। बिल्कुल। लेकिन ये बात जब उठी है, जब लोकायुक्त में मामला चला गया, और वो भी जब उनके रिटायरमेंट के बाद, पहले भी शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब लोकायुक्त में ये मामला गया तो लोकायुक्त ने इसे गंभीरता से लिया और बाकायदा नोटिस जारी किए डीजीपी को, और जो होमगार्ड के वर्तमान डीजी हैं उनको जवाब तलब किया गया कि पूछा गया कि क्या अधिकार थे उनको कि वो टोपी का रंग बदल सकते थे, तो वो उन्होंने कहा कि ये भी अधिकार नहीं थे। राज्य शासन को प्रस्ताव भेजते यदि वर्दी में किसी भी तरह से बदलाव करना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जो खाकी वर्दी का रंग बदलने की बात हो रही है समय समय पर, ट्रैफिक में हम देखते हैं कि सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट पहनते हैं, और इसके पहले भी बातचीत हुई थी कि शायद इनकी वर्दी का रंग बदल कमेटी दिया जाए, बनाने की बात कमेटी हुई बनी थी थी, कमलनाथ सरकार में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब हम देख रहे हैं कि अगर आपने केवल टोपी का रंग बदल दिया तो बाकी वर्दी नहीं बदलती, तो वो भी एक अजीब सा लगता कि अगर आप खाकी पहने हुए हैं और नीली टोपी लगाए हैं तो एक बार भी तो आपको कोई मानता भी नहीं कि आप होमगार्ड के आदमी हो। निश्चित तौर पर मुझे टोपी का रंग बदलना एक महत्वपूर्ण नहीं। यदि आप कलेक्टर का नाम पदनाम चेंज करने की बात करें या किसी भी अधिकारी का नाम बदलने की बात करें, पदनाम जो रहता है, यदि उनके वर्दी में बदलाव करने की बात करें तो इसकी एक बाकायदा प्रक्रिया होती है। आपको प्रस्ताव बनाकर गृह मंत्रालय को भेजना पड़ता है, गृह मंत्रालय आप सरकार को भेजता है, या सरकार यदि बदलना चाहे तो वो आपसे प्रस्ताव बनाने को कहती है, कमेटी बनाती है कि उस कमेटी में उस विभाग का प्रमुख भी होता है और अन्य एक्सपर्ट भी होते हैं कि यदि बदलाव किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और इससे अतिरिक्त क्या खर्च पड़ेगा सरकार पर, भार कितना पड़ेगा, तो फायदा क्या? क्योंकि अगर फायदा आपने क्या? वर्दी बदल दी लेकिन आपने उनका एटीट्यूड नहीं बदला है, अगर उनके कामकाज का ढर्रा नहीं बदला है, बाकी चीजें नहीं बदली, तो वर्दी आप किसी भी रंग की देख लीजिए। हम देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग जगह की पुलिस अलग अलग वर्दियां पहनती है। बहुत सारी जगह पर ये जरूर है कि वो खाकी पहनती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कलर दूसरा है, गोवा में कलर दूसरा है। अगर यहाँ भी आप बदल देते, लेकिन अगर आप उनका एटीट्यूड नहीं बदल रहे हैं, बाकी कामकाज की स्टाइल नहीं बदल रहे हैं, उनको संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो केवल रंग बदलने से क्या फायदा होगा? और हम देखते हैं कि होमगार्ड जवान मनोज जी हमेशा परेशान रहता है। उसका एक तो वेतन कम रहता है, बिल्कुल, उसको तमाम तरह की सुविधाएं नहीं होती, और साल में एक बार उसकी किट जमा करा दी जाती है महीने के लिए। और पहले ये हुआ कि उसको वर्दी भी विभाग ही देने लगा। उस आदेश में भी इस मामले के संज्ञान में आने पर जवाब तलब होने के बाद बदलाव किया गया है। अब उनको उनके खाते में 400 रुपये दिए जाएंगे सीधे, तो वो अपने मन से वर्दी ले सकते हैं। अब जिनके पास वर्दी होगी और आपने वो पहले से उसका सदुपयोग कर रहा है और संभाल कर रख रहा है, नहीं फटी उसकी वर्दी, तो क्यों खरीदेगा दूसरा? बिल्कुल। लेकिन यदि आप विभाग ने उसको वर्दी देने का ठेका ले लिया है कि हम ही बना के देंगे या हम ही बनवा के देंगे, तो निश्चित तौर पर उसके लिए तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से वर्दी बना सकता है, अपने हिसाब से टोपी ले सकता है। तो सीधी राशि आजकल वैसे भी सरकार चाहती है कि सीधे खातों में भेजा जाए, हर व्यक्ति के खाते में राशि पहुंच रही है, कहीं भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रही। बिल्कुल। यदि आपकी मनसा नियत ठीक थी, मनसा ठीक थी, तो निश्चित तौर पर आप खाते में राशि दे सकते थे उनके कि वो अपने हिसाब से वर्दी ले सकें, और यदि उनको कोई और अच्छी वर्दी सिलवाना है तो अतिरिक्त राशि वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने थोक में खरीद कर और फिर उनका रंग बदलने की जो प्रक्रिया हुई है तो वो भी एक प्रक्रिया गलत थी। इसी कारण अब वो जो जवाब तलब हुआ तो उसके बाद से नया एक आदेश भी निकला है, सरकार ने भी उसको मंजूरी दे दी। डीजी होमगार्ड ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था सरकार के पास कि क्यों ना उनके खाते में ही राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो अब उनके पर मंथ के खाते में उनके राशि चला जाया करेगी, 400 रुपये उनको मिलेंगे, जिनको उपयोग होगा, जैसा उपयोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर अन्य सभी अफसरों की विभागीय जांच की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। फॉर्मेट भी नया होगा और पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने के लिए एक विभागीय जांच पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इसके दिशा निर्देश से लेकर पोर्टल बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई। कमेटी में 2 एसीएस, 2 पीएस और 1 उप सचिव है। इस कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। अब तक विभागीय जांच ऑफलाइन होती थी और विभागों के अलग अलग पैटर्न थे। इस वजह से वर्षों तक जांच लंबित रहती थी और कई बार जिसकी जांच चल रही है वह रिटायर तक हो जाता है। लेकिन नई व्यवस्था में समय सीमा तय होगी, साथ ही पूरी जांच भी ऑनलाइन रहेगी। मनोज जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है
और इसकी पहले भी मांग उठती रही है। हमने पुलिस विभाग में देखा है कि जब विवेक जौहरी ने डीजीपी का पद संभाला, उन्होंने देखा कि 45 दिनों में हमें जांच पूरी करना चाहिए, विभागीय जांच, लेकिन 5-5 साल से लटकी हुई है। तो उन्होंने प्राथमिकता के तहत और बाकायदा ऑनलाइन व्यवस्था की कि यहाँ पे आप सूचित देंगे कि आप जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी कहाँ हैं, और उसकी एक एक रिपोर्ट आपको पीएचक्यू में मेल के द्वारा भेजी जाएगी, ताकि उनको अपडेट कर सकें और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने जांच पूरी नहीं की है, उन पर कार्रवाई। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग विभागीय जांच का दंश झेल रहे हैं या जिन्होंने कोई गड़बड़ी की है, यदि वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और विभागीय जांच की वजह से यदि वो निर्दोष निकलते हैं बाद में, लेकिन उस अवधि के दौरान उनको प्रमोशन और अन्य भत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो इसको एक तरह से एक रूप देने की व्यवस्था की गई। तो ये पारदर्शी व्यवस्था रहेगी और बेहतर होगा इससे, और प्रशासन तंत्र भी जो जवाबदेही होगा, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई समय पर होगी, जो निर्दोष होंगे उनको उनके साथ कोई इस तरह से पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी कि वो लंबे समय तक पदोन्नति से वंचित रह जाए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं लंबे समय से कि जिस भी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो या कोई और, कि जब जैसी पारदर्शिता उसमें बढ़ती है तो उसमें करप्शन की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जाती है, और आम आदमी जो उससे जुड़ा है या कोई अफसर जुड़ा है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलने लगता है। इस मामले भी जैसे हमने बताया है कि एक जैसा अगर आप पोर्टल बना देंगे, पैटर्न उसका तय हो जाएगा कि जांच के कैसे होगी, कौन लोग करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने भी जिक्र किया है कि जब इसकी आपने टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी कि इतने समय में आपको जांच पूरी करना, जैसा आपने भी कहा, हम ऐसे सैकड़ों मामले देखते हैं कि ऊपर के लेवल में, जैसा भी हमने महान भारत सागर का जैसा आपने जिक्र किया कि रिटायरमेंट के बाद आप जांच कर रहे हो, कई बार होता है कि जांच के दौरान आदमी रिटायर हो जाता है, तो ये तो बड़े लेवल पे होगा। जो छोटे लेवल में हम देखते हैं 5-5, 6-6, 7-7 साल है, जांच चलती रहती है, कभी जांच अधिकारी बदल जाते हैं। देखें तो पुरुषोत्तम शर्मा लंबे समय से सस्पेंड चल रहे हैं, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आला उच्च स्तर पर भी इस तरह की देखने को मिलता है, नीचे तो बहुत ज्यादा देखने को और मिलता है। मधु कुमार बाबू की एक जांच में उनको क्लीन चिट मिल चुकी होती है। तो ये हम देखते हैं कि कई बार कि जितना पावरफुल अधिकारी है उसकी जांच उतनी जल्दी, लेकिन छोटा कर्मचारी उसके संग दोहरा संकट है। एक तो उसको प्रमोशन वैसी जल्दी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कारण या हाई कोर्ट के कारण जो कानूनी मसले फंसे हुए हैं, और अगर विभागीय पर उसको प्रमोशन होना रहता है तो कभी कोई जांच आले जाती है, कभी आईओ बदलता रहता है, कभी वो नहीं चाहता है कि आईओ ये जांच करे, कई बार होता है कि आईओ की व्यक्तिगत उससे कुछ खुन्नस रहती है। तो ऐसे तमाम सारे कारण रहते हैं। अब जब पारदर्शी जांच होगी, एक पैटर्न सेट हो जाएगा और एक समय तय हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे इसमें सजा का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा कि आपने, क्योंकि जब समय पे जांच होगी तो जब एक ही अधिकारी जिसके संज्ञान में पूरा मामला होगा अगर तय समय में पूरी जांच कर देगा तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर बार बार आईओ बदलता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है तो उसमें डिले होता जाता है। तो फिर जब मामला जो भी मामला लंबा खिंचता है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कानून के मामले देख लें हम कि जो लंबा पेशियां जिसमें चलती है तो उसमें आरोपी के बरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में हम ये देखते हैं कि अगर जितने कम समय में जांच होगी तो उसके नतीजे अच्छे होंगे, वो विभाग के लिए भी अच्छे होंगे और उस संबंधित आदमी के लिए भी जिसके लिए वो जांच चल रही है। और अफसरों में भी सुधार आएगा यदि जब ऑनलाइन आप उनको नोटिस भेजेंगे, उनसे जो जवाब तलब होगा, उनके बयान होंगे वो भी आप ऑनलाइन ही भेजेंगे, तो अधिकारी भी जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो देख सकेंगे कि कौन ने क्या जवाब दिया, क्या जांच की प्रगति क्या है, जांच का स्तर क्या है और कौन जांच कर रहा है अब तक और क्यों नहीं हुई। यदि नोटिस आपको भेज रहे हैं, यदि आप मौजूद नहीं हो तो वो भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और आपको दोषी करार दे दिया गया है या निर्दोष करार दे दिया गया है ये भी ऑनलाइन रहेगा। तो आपकी एसीआर में भी दिक्कत नहीं आएगी कि किसी वजह से कि आपकी जांच लंबित है, और जो जिम्मेदार अधिकारी जांच कर रहा होगा उसे पर भी ये मानसिक रूप से दबाव रहेगा कि आला अफसर देख रहे हैं कि मेरी वजह से कितनी लेट हो रही है, या जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसकी वजह से कितनी देर हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसका सुधार होगा और इससे जवाबदेही भी तय होगी और ईमानदारी से काम करने वाले अफसर भी प्रताड़ित नहीं होंगे, जो आरोप लगाते रहते हैं कि हमारी विभागीय जांच चल रही है लेकिन अधिकारी लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वो अधिकारी भी डरेंगे जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी कि अब सब लोगों के सामने आ जाएगा, पूरा उनका पुलंदा खुल जाएगा। तो व्यवस्था तो बेहतर है मनोज जी, लेकिन इसके साथ साथ नहीं लगता कि एक व्यवस्था और होनी चाहिए कि यदि लोकायुक्त में, ईओडब्ल्यू में किन्हीं अधिकारियों के मामले लंबित हैं तो उनकी भी एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस दिशा में भी सरकार को विचार निश्चित तौर पर हम कई बार अपने इसी कार्यक्रम में इसका जिक्र कर चुके हैं कि आप जवाबदेही तय करिए, आप टाइम लिमिट सेट कीजिए कि इससे ज़्यादा लंबे समय तक मामले को नहीं खींचा जाएगा, और जैसे आपने अगर ये कर दिया तो हम जो देख रहे हैं सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब समय नहीं देता, इसलिए हम इस चर्चा को पावर कॉरिडोर कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त
और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।